एक एहसास है जो हम सबको कहीं ना कहीं जोड़ता है, चाहे हम कुछ भी करते हो, कहीं भी रहते हो, और वो है यार टाइम ही नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। ये 3 शब्द शायद दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले बहानों में से एक है। कितनी ही अच्छी आदतें, कितने ही शौक, कितनी ही योजनाएं बस इसी एक वाक्य की वजह से शुरू ही नहीं हो पाती। आज हमारे पास जो सामग्री है वो इसी आम समस्या की जड़ पर चोट करती है। हमारे पास कुछ आध्यात्मिक उत्पादकता पर लिखे लेख हैं, आधुनिक समय प्रबंधन के दर्शन से कुछ अंश हैं, और इन सबको एक साथ पिरोने वाला गीता का एक कालातीत संदर्भ भी है। ये सब मिलकर एक सवाल पूछते हैं, क्या समस्या वाकई इस घड़ी की सुइयों की है जो बहुत तेजी से भाग रही है, या फिर हमारे अंदर के कंपास की है जो शायद गलत दिशा में अटका हुआ है। तो चलिए इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि समय और प्राथमिकताओं के इस खेल का असली सच क्या है। शुरुआत उस लेख की एक बहुत ही सीधी और शायद थोड़ी चुभने वाली पंक्ति से होती है। वो कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच ये है हम समय नहीं प्राथमिकता खो देते हैं। वाह, ये तो सीधे सीधे पूरी जिम्मेदारी हम पर ही डाल रहा है। ये कहने जैसा है कि घड़ी को देखना बंद करो और आईने में देखो। बिल्कुल, हाँ। और ये जो जिम्मेदारी का हस्तांतरण है ना, ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। जब हम कहते हैं समय नहीं है, तो हम खुद को एक विक्टिम, एक पीड़ित की तरह पेश करते हैं। अच्छा। समय एक बाहरी शक्ति है, एक नदी की तरह जो बहे जा रही है, और हम असहाय हैं। मैं तो किताब पढ़ना चाहती थी पर समय ही नहीं मिला। इस वाक्य में एक बेचारगी है, एक लाचारी है। बिल्कुल, इससे हमें सहानुभूति तो मिल जाती है, लेकिन शक्ति हमारे हाथ से चली जाती है। सही। लेकिन जैसे ही हम भाषा बदलते हैं और खुद से कहते हैं यह मेरी प्राथमिकता नहीं थी, तो समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। अब हम विक्टिम नहीं बल्कि चुनाव करने वाले बन जाते हैं। अच्छा। ये स्वीकार करना है कि मेरे पास दिन में 24 घंटे थे और मैंने उन घंटों को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करने का चुनाव किया। और ये स्वीकार करना थोड़ा असहज हो सकता है। बहुत असहज, क्योंकि अब हम किसी और को दोष नहीं दे सकते। मैं खुद गिल्टी हूँ। मैंने कल ही सोचा था कि एक्सरसाइज के लिए समय नहीं है, और फिर मैंने 1 घंटा सोशल मीडिया पर रील्स देखते हुए बिता दिया। ये तो होता है। यह स्वीकार करना मुश्किल है पर सच है। लेकिन यही सच हमें ताकत देता है, क्योंकि अगर चुनाव हमारा है तो हम उस चुनाव को बदल भी सकते हैं। ये बात तो है। अपनी भाषा बदलना अपने नजरिए को बदलने का पहला कदम है, और इसी विचार को और मजबूती देने के लिए सामग्री में गीता का संदर्भ आता है। उसमें लिखा है, श्री कृष्ण गीता में समझाते हैं, जो आवश्यक है उसके लिए समय अपने आप निकल आता है। हाँ, और ये एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम सब ने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है। बिल्कुल। सोचिए, जब कोई आपात स्थिति होती है, परिवार में कोई अचानक बीमार पड़ जाए या काम पर कोई ऐसी डेडलाइन आ जाए जिसे टाला नहीं जा सकता, तब तो सब कुछ एक तरफ हो जाता है। सब कुछ हम कैसे भी करके समय निकाल ही लेते हैं। हम अपनी नींद कम कर देते हैं, दोस्तों के साथ प्लान कैंसिल कर देते हैं, है ना? हाँ हाँ। उस पल में समय की कमी कोई बहाना नहीं रह जाता। क्यों? क्योंकि वो स्थिति हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है, वो आवश्यक हो जाती है। लेकिन यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या ये दृष्टिकोण आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? जब किसी पर ऑफिस का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, EMI का बोझ हो, तो क्या आवश्यक के लिए समय निकालना वाकई इतना आसान है? मतलब बहुत सी चीजें हैं जो आवश्यक लगती हैं। ये बहुत ही जायज सवाल है, और यहीं पर हमें आवश्यक और अत्यावश्यक, एसेंशियल वर्सेस अर्जेंट, एग्जैक्टली, इनके बीच के फर्क को समझना होगा। आधुनिक जीवन की यही तो त्रासदी है कि जो चीजें अत्यावश्यक होती हैं, यानी जो तुरंत ध्यान मांगती हैं, जैसे लगातार आते हुए ईमेल, फोन कॉल्स, बिल्कुल, वे अक्सर वास्तव में आवश्यक नहीं होती हैं। और जो चीजें सच में आवश्यक होती हैं, जैसे हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारा व्यक्तिगत विकास, वे कभी अत्यावश्यक नहीं होती। वो चिल्लाती नहीं है। नहीं, वे चुपचाप इंतजार करती हैं। गीता का दृष्टिकोण हमें इसी पर सवाल उठाने के लिए कहता है। अपनी दिन प्रतिदिन की आवश्यक लगने वाली चीजों की सूची को देखें और पूछें, क्या ये सच में मेरे दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए आवश्यक है, या बस अभी मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है? समझ गए। तो हम अत्यावश्यक कामों की आग बुझाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जो सच में आवश्यक है उसके लिए चिंगारी जलाने का भी समय नहीं मिलता है। और इसी से जुड़ी एक और पंक्ति है जो मुझे थोड़ी असहज करती है। वो कहती है, जो हमें आगे बढ़ाता है उसके लिए समय ना निकालना खुद को पीछे रोकना है।
ये सुनकर लगता है जैसे हम अनजाने में खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं। ये सेल्फ सैबोटाज का एक सटीक वर्णन है। और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कारण है जिसे मनोविज्ञान में डिसीजन फैटीग या निर्णय की थकान कहते हैं। निर्णय लेता है, क्या पहने, नाश्ते में क्या खाएं, किस ईमेल का पहले जवाब दें। हर निर्णय के साथ हमारी मानसिक ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। ओके। दिन के अंत तक जब हमारे पास खाली समय होता है तो हमारा दिमाग इतना थक चुका होता है कि वो कोई भी मुश्किल या नया काम करने से कतराता है। तो मतलब विल पावर की भी एक लिमिट है। बिल्कुल। तो जब हमारे सामने चुनाव होता है कि एक मुश्किल किताब का नया चैप्टर पढ़ें या वेब सीरीज का अगला एपिसोड देखें, तो थका हुआ दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनता है। हमेशा। हम जानते हैं कि किताब पढ़ना हमें आगे बढ़ाएगा, लेकिन उस वक्त वेब सीरीज देखना ज्यादा आरामदायक लगता है। ये जानबूझकर की गई तोड़फोड़ नहीं है, ये बस मानसिक थकान का नतीजा है। हम खुद को इसलिए पीछे रोकते हैं क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो हम दिन भर के छोटे छोटे महत्वहीन निर्णयों में खर्च कर चुके होते हैं। वाह। तो समस्या सिर्फ प्राथमिकता तय करना नहीं है, बल्कि अपनी निर्णय लेने की ऊर्जा को बचाना भी है। ये तो एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। मतलब हम सिर्फ आलसी नहीं है, हमारा दिमाग सच में थक जाता है। ये समझना कि हम खुद को ही रोक रहे हैं और उसके पीछे एक जैविक कारण भी है, ये थोड़ा निराशाजनक लग सकता है। तो अगर समस्या प्राथमिकता तय न कर पाना और ये डिसीजन फटीग है, तो क्या इस चक्र को तोड़ने का कोई रास्ता है? क्या सामग्री इसके समाधान के बारे में कुछ बताती है? हाँ बिल्कुल, और समाधान बहुत ही सीधा और गहरा है। सामग्री कहती है, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो समय कभी बाधा नहीं बनता। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है। हाँ, ये डिसीजन फटीग का सीधा इलाज है। जब आपका क्यों, आपका व्हाई बहुत मजबूत और स्पष्ट होता है तो क्या और कैसे के निर्णय बहुत आसान हो जाते हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य आपके लिए पहले से ही बहुत सारे निर्णय ले लेता है, जिससे आपकी मानसिक ऊर्जा बचती है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? सबसे अच्छा उदाहरण एक मैराथन धावक का है। अच्छा। अगर किसी का लक्ष्य 6 महीने में मैराथन दौड़ना है तो उसे रोज सुबह ये निर्णय नहीं लेना पड़ता कि मैं आज दौड़ने जाऊं या नहीं। लक्ष्य ही उसे बिस्तर से बाहर खींच लाता है। एग्जैक्टली। उसे ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं पार्टी में देर तक रुकूं या नहीं। लक्ष्य उसे घर जल्दी भेज देता है। उसकी प्रायोरिटीज उस एक बड़े लक्ष्य के इर्द गिर्द खुद ब खुद व्यवस्थित हो जाती हैं। और समस्या तब होती है जब हमारे लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं। हाँ। मैं फिट होना चाहता हूँ या मैं खुश रहना चाहती हूँ, जैसे लक्ष्य बहुत अस्पष्ट हैं। इसलिए हमारी ऊर्जा और समय छोटी छोटी चीजों में बिखर जाता है, क्योंकि उन्हें दिशा देने वाला कोई शक्तिशाली चुंबक नहीं होता। और मुझे लगता है कि इसे और व्यवहारिक बनाने के लिए हमारे पास टाइम मैनेजमेंट की दुनिया से एक बहुत ही मशहूर टूल है, आइजनहावर मैट्रिक्स। ये अत्यावश्यक और आवश्यक के बीच फर्क करने में मदद करता है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। आइजनहावर मैट्रिक्स इसी सिद्धांत पर काम करता है। यह हमें अपने कामों को 4 हिस्सों में बांटने के लिए कहता है। पहला क्वाड्रेंट है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण। ये आग बुझाने वाले काम है। बिल्कुल, जैसे कोई प्रोडक्शन में आई गड़बड़ी या क्लाइंट की कोई इमरजेंसी। दूसरा क्वाड्रेंट, और यही सबसे महत्वपूर्ण है, वो है नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, अत्यावश्यक नहीं पर महत्वपूर्ण। हाँ, इसमें वो सब आता है जो हमें आगे बढ़ाता है। नया कुछ सीखना, सेहत पर ध्यान देना, रिश्तों को समय देना, भविष्य की योजना बनाना। सही। हमारी असली तरक्की इसी क्वाड्रेंट में छिपी है। तीसरा क्वाड्रेंट है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, अत्यावश्यक पर महत्वपूर्ण नहीं। यह सबसे बड़ा धोखा है। इसमें क्या आता है? इसमें अधिकतर मीटिंग्स, फोन कॉल्स और दूसरों के छोटे मोटे काम आते हैं जो लगते तो अर्जेंट हैं पर हमारे लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते। ओके। और चौथा है नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, ना अत्यावश्यक ना महत्वपूर्ण। ये तो समय की बर्बादी है। बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या ज्यादा टीवी देखना। एक सफल व्यक्ति और एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि सफल व्यक्ति अपना ज्यादातर समय दूसरे क्वाड्रेंट में बिताता है। हाँ, वे जानबूझकर इसके लिए समय निकालते हैं, इससे पहले कि वो पहले क्वाड्रेंट की आग बन जाए। ये एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। लक्ष्य की स्पष्टता हमें दिशा देती है और आइजनहावर मैट्रिक्स जैसे टूल हमें उस दिशा में बने रहने में मदद करते हैं। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। और अच्छी बात यह है कि ये सामग्री हमें सिर्फ सोचने के लिए नहीं छोड़ती, बल्कि एक काम करने के लिए भी कहती है। एक आह्वान है। अंतिम पंक्तियां कहती हैं, आज से अभ्यास करो, समय को दोष मत दो, अपनी प्राथमिकता बदलो और जीवन की दिशा बदलते देखो।
और यहाँ अभ्यास करो शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, हर दिन की शुरुआत में बस 2 मिनट ये पूछने का अभ्यास कि आज मेरे लिए सबसे आवश्यक क्या है, जो अत्यावश्यक नहीं है। आज मैं क्वाड्रेंट 2 में कौन सा एक काम कर सकता हूँ, और फिर अपने समय को उसी के अनुसार लगाने का अभ्यास। ये मुश्किल होगा क्योंकि पुरानी आदतें और हमारे दिमाग की थकान हमें वापस क्वाड्रेंट 3 और 4 की ओर खींचेंगी। बिल्कुल, लेकिन यही अभ्यास कुंजी है। और अंतिम पंक्ति, जीवन की दिशा बदलते देखो, ये एक वादा है। एक वादा? हाँ, ये हमें बताती है कि ये छोटे छोटे दैनिक बदलाव, जैसे समय को दोष देने की बजाय अपनी प्राथमिकता को स्वीकार करना और उसे बदलना, अंततः एक बहुत बड़ा और सार्थक परिवर्तन ला सकते हैं। ये एक बड़ी जहाज के पतवार को बस कुछ डिग्री घुमाने जैसा है। शुरुआत में ज्यादा अंतर नहीं दिखता, लेकिन हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद मंजिल पूरी तरह से अलग होती है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात मेरे लिए निकल कर आ रही है वो ये है कि हमारी घड़ी की सुइयां उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारा आंतरिक कंपास, जो हमारी प्राथमिकताओं को दिशा देता है। मेरे पास समय नहीं है, शायद ये कहने का बस एक आसान, सामाजिक रूप से स्वीकृत तरीका है कि ये मेरे लिए अभी पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं है। और ये आत्म जागरूकता का एक शक्तिशाली क्षण हो सकता है। ये स्वीकार करना कि हम अपना समय कैसे बिताते हैं, ये पूरी तरह से हमारा चुनाव है। ये हमें हमारी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस बिठाता है। हम परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि अपने समय के वास्तुकार हैं, अपनी जिंदगी के डिजाइनर हैं। यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बताइए। अगर हमारा हर दिन एक खाली कैनवस की तरह है और हमारी प्राथमिकताएं वे रंग हैं जिनसे हम उस पर चित्र बनाते हैं, तो दिन के अंत में जब हम अपनी बनाई हुई तस्वीर को देखते हैं तो वो कैसी दिखती है? क्या वो उस उत्कृष्ट कृति का एक हिस्सा है जिसे हम बनाना चाहते हैं, या फिर वो बस बिखरे हुए रंगों का एक धब्बा है जो अत्यावश्यक कामों की जल्दबाजी में यहां वहां लगा दिए गए हैं?